नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जो लोग लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या, पहले ये समझ लीजिए। आज हम आपको लेखपाल का कोई सिलेबस नहीं बताएंगे कि ये सवाल परीक्षा में आती है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बताएंगे कि लेखपाल बनने के बाद क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ताकि आप ये समझ पाएं कि हम लेखपाल जब बन जाएंगे तो उसके बाद का हमारा करियर क्या होगा। क्योंकि आमतौर पर लोग ये भी सोचते हैं, जो खासकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको लगता है कि हम छोटी परीक्षा लेखपाल की परीक्षा पास करके लेखपाल बन जाएंगे, फिर उसके बाद आगे तैयारी भी करते रहेंगे। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो क्या उनको ये सोचना ठीक है? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से लेखपाल के कार्य, लेखपाल का वेतन, इनकी छुट्टियां और क्या क्या परेशानियां हैं, ये सब आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमने एक किताब लिखी है आधुनिक भूमि पैमाइश पर, लेखपाल प्रशिक्षण हेतु आधुनिक भूमि पैमाइश। तो इस किताब को सैकड़ों यूपी के लेखपाल मंगवाए हैं। तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं, संपर्क में हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जो एकदम रिटायर होने वाले हैं, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ 2016 बैच के हैं। तो उनसे मैंने एकदम गहराई के साथ, एकदम इत्मीनान से बात किया कि क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, कैसी जॉब है, लड़कियों के लिए क्या है, कितना अच्छा है। तो चूँकि सबका फिर मिला करके हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसी कोई किताब नहीं है जहाँ पर ये सब बातें लिखी गई हों। ये एक्सपीरियंस वाला ही व्यक्ति बता सकता है जो इस फील्ड में उतरा हो, और जो इस फील्ड में जाना चाहता है उसको पहले से पता रहनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं या करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम लेखपाल की नियुक्ति की बात करें तो आप जानते हैं भू राजस्व, यूपी भू राजस्व, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के अंतर्गत लेखपाल की नियुक्ति होती है। कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। तो राज्य सरकार यहाँ पे एक अपना पदाधिकारी नियुक्त करती है कि जिसको ये अधिकार दिया गया है कि वो लेखपालों की नियुक्ति करे। तो ये अथॉरिटी दी गई है डीएम को या फिर परगना अधिकारी को। तो एक जिले में जितने भी लेखपाल होते हैं उनका सबसे बड़ा हेड या मालिक जो भी कहें, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, कलेक्टर होता है। इतना आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके कार्य क्या होते हैं? इनके मुख्य कार्य होते हैं अभिलेखों का रख रखाव, है ना, खसरा, खतौनी, नक्शा, ये सब का रख रखाव इनको मेंटेन करना। और जैसे खतौनी 6 वर्ष में, खसरा यानी गाटे यानी खेत में जाकर के वर्ष में 3 बार सर्वे करना, उसकी रिपोर्ट देना, ये सब। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो बनवाता है उसका पूरा इंक्वायरी करके रिपोर्ट ऊपर भेजना, ये सब काम लेखपाल का होता है। तो एक लेखपाल जब कार्य करना शुरू करता है तो उसको एक या एक से अधिक उसको गांव दिए जाते हैं। चूंकि लेखपाल गांव में ही काम करेगा, खेतों का सर्वे करेगा, खेत से संबंधित, तो एक गांव भी मिल सकता है और एक से अधिक गांव की भी जिम्मेदारी उसको दी जा सकती है। तो इस समय की व्यवस्था के हिसाब से तो ऐसा कोई शायद लेखपाल नहीं होगा जिसको एक ही गांव मिला हो। एक लेखपाल को 2, 3 गांव, 4 गांव, कभी कभी इससे भी ज़्यादा गांव दिए जाते हैं। इसीलिए लेखपाल के पास बहुत कार्य होता है। अब देखिए, अगर इनकी हम वेतन की बात करें तो जो नए हैं उनको आप मान लीजिए 30,000, लगभग 30,000। हालांकि एकदम जो नए हैं वो 30,000 से भी कम पाते हैं, लेकिन 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में। क्योंकि जो रिटायर होने वाले थे 1-2 लोग, उनसे भी हमने बात किया तो किसी का 55,000, किसी का 56,000, इस तरह से है। और जो नए हैं उनसे बात किया तो किसी का 27,000, 28,000, 30,000, इस तरह। तो मान लीजिए मोटा मोटा कि 30,000 से लेकर के 60,000 के बीच में इनका वेतन है। ठीक है। अब देखिए, इनको जो छुट्टी मिलती है वो छुट्टी 9 के बराबर, मतलब मान लीजिए कि छुट्टी इनको मिलती नहीं है। छुट्टी का संबंध कैसे है? दरअसल इनको इतना काम होता है कि अगर ये छुट्टी ले लेंगे तो काम कौन करेगा? इनके लिए न कोई संडे न कोई मंडे, मतलब सप्ताह के 7 दिन ये कार्य करते हैं। यही नहीं, रात में भी काम करते हैं, क्योंकि करेंगे नहीं तो पूरा कैसे होगा।
इसके लिए हर लेखपाल अपना अपना एक असिस्टेंट भी रखा है, उसका खर्च वो स्वयं देता है, सरकार से मतलब नहीं है। जैसे एक लेखपाल मान लीजिए 50,000 पा रहा है तो एक अच्छा टैलेंटेड लड़का रख लिया है, उसको 10,000, 15,000 या 5,000 जिस तरह से दे रहा है, अपना काम करवा रहा है। तो असिस्टेंट रखने के बाद, एक सहायक रखने के बाद भी दिन रात लगा ही रहता है, तो छुट्टी उसको न के बराबर होती है। फिर भी अगर वो छुट्टी लेना चाहे तो अधिकतम वो 3 दिन की छुट्टी ले सकता है। छुट्टी कौन देगा उसको? तो नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार जो होता है उसको छुट्टी मंजूर करता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि उसका जो पड़ोसी लेखपाल है, जैसे मान लीजिए कि हमको छुट्टी लेना है तो हमारा जो पड़ोसी लेखपाल है वो लिखित दे, इस बात की पुष्टि करे कि हाँ इनका मैं कार्य इनके न रहने के दरमियान देखूंगा, करूंगा। अगर वो ऐसा कहता है तभी हमारी छुट्टी मंजूर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मान के चलिए अब गजटेड जो छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है, उसमें सबकी छुट्टी होती है, सारे विभाग की छुट्टी रहती है। लेकिन अब छुट्टी के नाम पे छुट्टी तो इनको है, लेकिन काम इतना है कि छुट्टी वाले दिन भी इनको काम करना पड़ता है। लेखपाल जो भी कार्य करता है, इसका एक सुपरवाइजर होता है जिसको बोला जाता है आरओ, रिव्यू ऑफिसर, इसी को आप कानूनगो बोलते हैं। तो लेखपाल जितना भी काम करता है उसका सुपरविजन आरओ करता है, फिर आरओ रिपोर्ट भेजता है नायब तहसीलदार के पास। तो नायब तहसीलदार छुट्टी मंजूर करता है। अगर मान लीजिए लेखपाल को निलंबित करना है, कोई लेखपाल गलत काम कर रहा है, तो उसको निलंबित तहसीलदार नहीं करता है, उसको निलंबित या बर्खास्त एसडीएम करता है। ठीक है, तो एसडीएम का भी यहाँ पे रोल है। नायब तहसीलदार डायरेक्ट भी लेखपाल के पास फ़ोन करता है किसी काम के लिए, और नायब तहसीलदार ने अगर फ़ोन कर दिया डायरेक्ट तो लेखपाल की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पूछ भी सके कि क्यों हमसे इतना अधिक काम आप ले रहे हैं। तो मैं अगर आपको एक लाइन में बताऊं कि लेखपाल के कार्य, तो इतने काम हैं कि शायद वो तैयारी तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अगर वो ये सोच कर आया है कि मैं लेखपाल भी बना रहा हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा इस विभाग में। हाँ, इसके स्थान पे अगर वो वीडियो बन जाए विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, तो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास कोई काम नहीं है, वो मनी लेंडर होते हैं, वो फ्री का पैसा लेते हैं। मान लीजिए, मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो उनके पास कोई काम नहीं है, ना के बराबर। लेकिन उसके विपरीत लेखपाल के पास बहुत काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्क वाले भी काम है। जहाँ ज़मीन नापने गया, बुलाया गया, वहाँ भी पता नहीं किस प्रकार के लोग हैं, कैसी भाषा बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो बड़ा रिस्क है। और स्पेशल लड़कियों के लिए ये सेफ नहीं माना जाता। हालांकि अब लड़कियां आगे आ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो यहाँ भी आएँ। आगे नहीं आएंगी तो समानता कैसे आएगी? तो आगे तो आना ही पड़ेगा, हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। अच्छी बात है, लेकिन जो सिचुएशन है उसके हिसाब से लड़कियों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है, फील्ड में ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि उनका पद एक छोटा सा है लेखपाल, उनके ऊपर आरओ हैं, फिर और ऊपर हैं, और यहाँ फील्ड में भी पता नहीं किस प्रकार के लोग हैं। खासकर चूँकि गांव में काम करना पड़ता है तो थोड़ा सा कम ठीक है, लेकिन हिम्मती हैं, अगर चुनौतियों को सामना करने में मज़ा आता है तो हर क्षेत्र ठीक है, ये भी ठीक है। तो कहाँ तक बात हुई थी? छुट्टी तक। अब देखिए, ये एक जो लेखपाल होता है, जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है ना, एक एरिया दिया जाता है कि आपको इतने गांव संभालने हैं। जैसे एक तहसील में मान लीजिए ये तहसील है, फिर तहसील में मान लीजिए छोटा सा ब्लॉक है, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, ब्लॉक है, ब्लॉक में मान लीजिए बहुत सारे गाँव हैं, तो 2-3 गाँव 4 गाँव को मिला करके मान लीजिए एक लेखपाल को दिया गया। तो एक लेखपाल जो होता है वो अपने एक तहसील में जहां उसकी पोस्टिंग हुई है वहां अधिकतम 10 वर्ष तक कार्य कर सकता है, अधिकतम। अब 10 वर्ष का मतलब ये हुआ कि इस तहसील में ऐसा नहीं कि जहां पे उसकी पोस्टिंग हो गई है जिस गांव में, वहां 10 वर्ष तक कार्य करे, नहीं, उसका स्थानांतरण होता रहेगा उसी तहसील के विभिन्न गांव में, 10 वर्ष तक होता रहेगा। लेकिन जहां उसकी पोस्टिंग हुई है जिस गांव में, वहां वो अधिकतम 3 वर्ष तक कार्य कर सकता है।
अधिकतम, मिनिमम तो 1 दिन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 महीने में हो सकता है, अलग बात है, लेकिन अधिकतम 3 वर्ष तक उस गांव में कर सकता है और उस तहसील में जहां उसकी पोस्टिंग हुई है अधिकतम 10 वर्ष तक कर सकता है। अगर जिस गांव में उसकी पोस्टिंग हुई है 3 वर्ष बीत गया लेकिन उसको फिर भी वो गांव बहुत पसंद है, वहाँ के लोग भी वो चाहते हैं कि वो वहीं पे रहे, तब भी वो 3 वर्ष के बाद वहाँ नहीं रह पाएगा, उसकी दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी। और दूसरी जगह ऐसे ऐसे अगर 6 वर्ष बीत जाए, यानी यहाँ के काम करने के बाद अगर 6 वर्ष बीत जाए तब फिर से दोबारा वो अपने मूल स्थान पर आ सकता है। अब आप जानते हैं कि यूपी में स्पेशल एक होता है तहसील दिवस और एक होता है थाना दिवस। तो अब तहसील दिवस का नाम बदल करके कर दिया गया है संपूर्ण समाधान दिवस। तो संपूर्ण समाधान दिवस के दिन हर लेखपाल को तहसील में उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और एक होता है थाना दिवस। तहसील दिवस कब होता है? पहला और तीसरा शनिवार को। महीने का जो पहला शनिवार पड़ेगा, अब यूपी की मैं बात कर रहा हूँ 2021 के बाद से, पहले इसका तहसील दिवस नाम था, कोविड के बाद इसका नाम बदल करके संपूर्ण समाधान दिवस कर दिया गया है। तो यानी कि पहला शनिवार जो भी तारीख को पड़ जाए, पहली तारीख को पड़ जाए, 2 को पड़ जाए, 7 को पड़ जाए, जब भी पड़ जाए तो वहाँ पे तहसील दिवस होगा। फिर उसके बाद अगला शनिवार छोड़ करके फिर जो शनिवार आएगा तीसरा वाला, उस दिन तहसील दिवस होगा, यानी कि 2 दिन तहसील दिवस होगा महीने में। फिर उसके बाद थाना दिवस होता है दूसरा शनिवार, यानी कि 1 के बाद वाला दूसरा शनिवार, उसके बाद चौथा शनिवार। तो यहाँ पर दोनों जगह, यहाँ भी शनिवार ही है, यहाँ भी शनिवार, वहाँ भी शनिवार, तो यहाँ पर दोनों जगह लेखपाल उपस्थित होता है। यहाँ भी उपस्थित होना पड़ेगा, यहाँ भी उपस्थित होना पड़ेगा। जब यहाँ पे उपस्थित होंगे तो लेखपाल उपस्थित होंगे, कानूनगो उपस्थित होगा, एक राजस्व विभाग का कोई बड़ा अधिकारी उपस्थित होगा और उस थाना विशेष के अंतर्गत जो भी जमीन से संबंधित समस्याएं हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्राइम किया हो 302 का मामला हुआ, नहीं, जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो कोई डायरेक्ट जा कर के थाना में कंप्लेन कर सकता है और 15 दिन के भीतर, और अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो तत्काल भी जा कर के उस समस्या को हल करना जरूरी होता है। तो ये थाना दिवस में होता है। तहसील दिवस में भी यही मामला है कि कोई फरियादी डायरेक्ट पहुंचता है, फरियाद करता है, तो तत्काल अगर सुनने लायक है तो तत्काल कार्रवाई की जाती है, अन्यथा 15 दिन के भीतर वो कार्रवाई करनी जरूरी होती है। इसके लिए जो जिले का डीएम होता है वो क्रमानुसार हर तहसील में पहुंचता रहता है। जैसे मान लीजिए कि तहसील ए में डीएम पहुंचा पहले शनिवार को, तो तहसील बी में डीएम पहुंचेगा तीसरे शनिवार को, फिर ऐसे ऐसे चक्र चलता रहेगा। जहां नहीं पहुंचता है वहां अपना एक सहायक भेजता है, वो उसकी अध्यक्षता करता है, पूरी मॉनिटरिंग उसी की होती है। तो लेखपाल कहीं भी फील्ड में काम करता है रहे, लेकिन तहसील में उसको जाना जरूरी होता है संपूर्ण समाधान दिवस पर। तो इसका संपूर्ण समाधान दिवस नाम है। और ये जो थाना दिवस है इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रख दिया गया है समाधान दिवस। समाधान दिवस। तो तहसील वाले का नाम संपूर्ण समाधान दिवस, थाना वाले का नाम समाधान दिवस। एक और मैं आपको रोचक बात बताऊं, जब भी कोई व्यक्ति जाति प्रमाण पत्र बनवाता है, खूब सुना होगा ना, जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, एक प्रमाण पत्र और होता है, उसका क्या नाम है? निवास प्रमाण पत्र। तो कोई भी जब जाता है बनवाने, कहाँ पे? जो सेंटर होते हैं, छोटे छोटे सेंटर होते हैं जहाँ सहज जन सेवा केंद्र होता है, तो वहाँ पे जब जाते हैं बनवाने तो ये तीनों एक साथ बना दिया जाता है। तो देखो, जब जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया जाता है ना, तो मान लीजिए कि ये सेंटर है जहाँ पर कोई व्यक्ति अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया? जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र। तो इस सेंटर से डायरेक्ट ये पहुँचता है तहसीलदार के पास। तहसीलदार के पास उसका एक अलग वेबसाइट होता है, वहाँ पे पहुँच जाता है वो। वहाँ तहसीलदार अपना एक असिस्टेंट रखता है जो सारा काम ये देखता है, तो वहाँ पर जाता है तहसीलदार के पास। फिर वहाँ से तहसीलदार फॉरवर्ड करता है लेखपाल के पास, यानी इस सेंटर से डायरेक्ट ये लेखपाल के पास नहीं जाता, पहले जाता है तहसीलदार के पास, फिर लेखपाल के पास जाता है,
फिर लेखपाल का काम क्या होता है कि पूरा उस डॉक्यूमेंट्स को चेक करे। जैसे आय प्रमाण पत्र बनना है तो देखे कि कितनी आय है, फिर जाकर के पता लगाए उस गांव में कि हाँ उनके यहाँ इतनी ही आय है कि ज़्यादा कम लिखवा रहे हैं, मतलब पूरी उसकी जांच करे। मुख्य काम यही है लेखपाल का, जांच करके फिर रिपोर्ट भेजे दोबारा से कहाँ, तहसीलदार के पास। ठीक, तो तहसीलदार फिर उसकी पुष्टि करेगा, मतलब लेखपाल जब फिर से यहाँ पे रिपोर्ट भेज देगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ चेक कर लिया है मैंने, सही है, तब यहाँ से जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा सेंटर के पास। फिर सेंटर अपना निकाल करके मुहर लगा करके दे देता है। निवास प्रमाण पत्र की भी प्रक्रिया यही है, थोड़ी सी चेंज है। निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, केंद्र यानी कि सेंटर में जब अप्लाई होता है तो उसके बाद जाता है एसडीएम के पास। ठीक है, एसडीएम के पास जाता है, वहाँ उसके कंप्यूटर में जाता है, फिर एसडीएम के कंप्यूटर से फॉरवर्ड होता है लेखपाल के पास। लेखपाल निवास की जांच करता है, पता लगाता है, पूरा इंक्वायरी करता है, फिर उसके बाद रिपोर्ट देता है एसडीएम के पास। फिर एसडीएम के यहाँ से निवास प्रमाण पत्र जारी हो जाता है, फिर सेंटर के पास भेज दिया जाता है और यहाँ से डाउनलोड कर लिया जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया, मतलब जाति, आय और निवास बनवाने की। तो यहाँ भी लेखपाल का एक रोल है। इसके अलावा जब गांव में कोई त्रासदी हो जाए, जैसे सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, फसल बह जाए या किसी का घर गिर जाए, कोई भी विपत्ति आती है तो उसकी पूरी रिपोर्ट मतलब लेखपाल लगाता है, जाकर पूरा सर्वे करता है, जांच करता है, किसका कितना नुकसान हुआ है वो सब लिखता है। फिर आरओ जो होता है, कानूनगो जो होता है, वो ये देखता है कि हाँ लेखपाल ने जो कार्य किया है वो ठीक है कि नहीं। फिर वो रिपोर्ट आगे भेजता है तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास, फिर वहाँ से और ऊपर जाता है और पूरा पैसा पास होता है। तो मुख्य रूप से जो माने क्षेत्र में, गांव में जो कार्य करता है वास्तविक रूप से सबसे अधिक, वो होता है लेखपाल। तो इस तरह से लेखपाल की बहुत जिम्मेदारी होती है, नीचे से भी ऊपर से भी। इसलिए अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं, यही आपका कैरियर है, इसके ऊपर फिर आप कुछ नहीं सोचते तो ठीक है। अगर आप इसके ऊपर भी कुछ सोचते हैं तो थोड़ा सा होशियार हो जाइएगा, क्योंकि मौका कम मिलेगा। अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्षमता है कुछ और बड़ा करने की, तो बेहतर होगा कि आप यहाँ आने से पहले ही पूरी क्षमता अपनी लगा दीजिए, वहाँ पहुँचने के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा होता है राज्यपाल और सबसे छोटा होता है लेखपाल।